क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। कोई भी ग्राफ करना हो, एक तरीका होता है याद करो, ठीक है ना, कि किसकी शेप कैसी है। वो 2 महीने 3 महीने लास्ट करेगा, फिर दोबारा याद कर रहे होगे। एक की लॉ को समझो, और अपने आप ग्राफ किस पे बेस्ड होता है? ग्राफ किसी चीज के बेसिस पे बनता है हमेशा। किस चीज के बेसिस पे बनता है? कि आपको बोलता है चलो ग्राफ प्लॉट करो, तो आप मुझसे क्या मांगोगे? कौन सी इंफॉर्मेशन मांगोगे? बी लाउड। नंबरिंग, मतलब कि सर इंफॉर्मेशन तो दो, डेटा तो दो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो बताओ। तो बेसिकली शेड्यूल तो दो, एक होता है शेड्यूल, फिर होती है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो पहले एक टेबल होती है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। जैसे हमने पीपीएफ बनाया था, तो दो वैल्यूज थी ना, कि वाई की कंजम्पशन गिर रही है, एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है, बट यूनिट थी ना दोनों की। प्लॉटिंग बिना डेटा के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो डेटा अगर समझ आ जाएगा कि डेटा का पैटर्न क्या है, तो ग्राफ वैसे ही विजुलाइज कर पाओगे। तो उससे क्या फायदा होता है कि अगर कुछ गलत बना भी दोगे ना, तो देख के बदल जाएगा कि यार ये तो प्रॉब्लम है। वैसे जैसे कि अगर हमें पता है कि पीपीएफ इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो अगर आप पीपीएफ बना रहे हो और ऐसा बनेगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि कुछ वायलेशन हुई है। अब यहाँ तो इंक्रीजिंग एमआरटी की जगह डिक्रीजिंग था, कुछ भी हो सकता है ना, बट आपका दिमाग वहां रुक जाना चाहिए कि ये शेप सही नहीं है। अब इसका क्या रीजन है, तो आपको पता है ना कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको पता चलेगा ना कि ये सही है या गलत है। वरना तो आप कुछ भी बना दोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है? अगर आपको उसका लॉजिक पता होगा तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर लॉ ऑफ डीएमयू कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग है मार्जिनल यूटिलिटी। तो एमयू तो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। तो अगर एमयू कर्व अपवर्ड है, तो वो सही हो सकता है क्या? तो मतलब आपने कोई गलती कर दी ना, तो रुक जाओ। सर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू भी तो होती है। हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, बट आपको रुक के देख लेना चाहिए कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं थी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ गलत हो रहा हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कुछ गलत हुआ है। जैसे मैं पूछता हूँ कि 50 का 5% बताओ, तो कोई बोलता है 25, तो आपको बोलते ही लगना चाहिए कि यार इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता। क्या है मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज्यादा हो सकता है क्या 5% 50 का? तो ऐसे एकदम से कि बोलने से पहले लगना चाहिए कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ग्राफ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि उसकी शेप होगी कैसी। एग्जैक्ट तो मैं प्लॉट करूंगा, आपकी बात हो रही है कि एज अ स्टूडेंट एग्जैक्ट तो मैं प्लॉट कर दूंगा, बट जब मैं प्लॉट करूं तो मुझे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मैंने कोई गलती तो नहीं करती। तो वो कैसे बच सकते हैं? अगर हमें शेड्यूल उसका पता हो, और शेड्यूल याद कम से कम करना, रिलेट करना। अब जैसे कि किसका शेड्यूल बना रहे हैं हम? लॉ ऑफ डीएमयू। ध्यान से देखना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट्स ऑफ, क्या खाओगे आज? ऑरेंजेस? नहीं? चॉकलेट? क्या अंडे परांठे खाएगा या छोले भटूरे? चलो बर्गर खिलाते हैं आपको। यूनिट्स ऑफ बर्गर्स, 1, 2, 3, 4। बस करो बस। मेरे को तो लॉ दिखाना ना बेटा, तो मुझे थोड़े ज्यादा खिलाने पड़ेंगे तुम्हें। ओके, कुछ भी कुछ भी वैल्यू बोलो, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शेड्यूल याद ही नहीं करना, अपने आप अगर क्रिएट करना आ गया तो। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, मतलब 20 से 30 के बीच में, या 15 से 15 to 30 के बीच में कुछ भी वैल्यू बोल दो। 16, चलो कोई हर्ज नहीं, 16 उससे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब फर्क पड़ेगा कि पहली वैल्यू 16 हो गई। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहते हैं? पहला बर्गर खाया तो 16 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, ओके मान लिया मिली। सेकंड बर्गर पे मोक्ष इससे ज्यादा मिलेगी या इससे कम?
समझ रहे हो कि क्या मतलब वो बेचारी क्या कह रहा है ये, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, किसको ये भी नहीं पता। बेटा ऐसा हो सकता है, तो एक्सप्रेशन कंट्रोल करे। लगता है मुझे, सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक चीज भी दिमाग में नहीं घुसा पाया, तो उसका सिंपल रीजन होता है यहाँ दीवार थी, यही हो सकता है ना, और कोई रीजन हो सकता है कि वो अंदर ही नहीं जा रही बातें, शू शू शू, अंदर बहुत कुछ है। अगले बर्गर से मुझे इससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी या ज्यादा? कम मिलेगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। काश आपको खिलाए होते तो आज आंसर सही देते आप कि सेकंड से सेटिस्फैक्शन बेटा कम ही मिल सकती है, बढ़ नहीं सकती। कुछ भी ले लेते हैं, 15 भी ले सकता था, 14 भी ले सकता था, कुछ भी कि गिर गए। और कोई सेम रेट पे गिरना भी जरूरी नहीं होता, सेम रेट पे गिरना भी जरूरी नहीं होता, वो कन्वीनियंस के लिए कि सेकंड से 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0, फिर -4। तो पहली बात, यूटिलिटी गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी, 0 तक पहुंचेगी, और नेगेटिव भी हो सकती है अगर आप ना रुके तो। लॉ ऑफ डीएमयू समझ, अगर आ गया ढंग से समझ, जो कि बहुत इजी है, तो आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर होंगे। तो प्लीज कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ आए तो उसी टाइम मुझे रोक देना, क्योंकि एकदम से मैं आपको बताऊंगा इससे आपका ये भी हो गया, इससे आपका ये भी हो गया, इससे आपका ये भी हो गया। तो अभी बस मैंने आपको क्या बताया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल कैसे बनेगा। आप 20 से भी शुरू कर सकते थे, बट ध्यान रखना 3 पॉइंट्स का। मतलब पहली चीज तो ऑब्वियसली की यूटिलिटी गिरनी है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू भी हो आपके शेड्यूल में, 0 भी हो और नेगेटिव भी हो। 3 सेगमेंट्स कवर कर लेना, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, 0 और नेगेटिव। तो कहीं से भी शुरू करना, आप 50, 30, 20, 10, 0, -10, कुछ भी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बट पॉजिटिव वैल्यू भी लेना, 0 भी लेना और नेगेटिव भी लेना। अभी आपको ग्राफ में बता जाएगा कि आपने सारे फेजेस दिखा दिए। 3 फेजेस होते हैं, अभी आएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्लियर है। अब इससे अगर मैं डिराइव करना चाहूं टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MUN, ऐसे चलता रहेगा सिलसिला जितने भी हो। तो फर्स्ट लेवल की टोटल यूटिलिटी 16, सेकेंड लेवल की 28, फिर समझ आ गया 36, फिर 40, फिर 40, फिर 36। तो टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू कहता है अब आप जब समझ आए ना कि वहां पे यूटिलिटी वर्ड गलत क्यों हो जाता। लॉ ऑफ डीएमयू जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, तो यूटिलिटी गलत वर्ड है। व्हाई? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है कि फर्स्ट लेवल पे 16 थी, फिर 28 हो गई, फिर यूटिलिटी तो बढ़ गई। तो बी स्पेसिफिक कि हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, या टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आया कि क्या मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रेट पे गिरेगी? ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने बोला भी था कि ऐसा जरूरी नहीं, किसी भी रेट पे गिर सकती है। मैंने जानबूझ के कांस्टेंट रेट पे गिरी है ताकि कन्वीनियंट हो मेरे लिए ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है ना। कोई ऐसा कोई कांस्टेंट रेट पे नहीं गिरती, तो इन रियलिटी नहीं गिरती, बट थियोरेटिकली हम फॉर कन्वीनियंस सेम रेट ले रहे हैं ताकि हमारा ग्राफ इजीली बन जाए, पॉइंट प्रूव करना इजी हो जाए। टोटल यूटिलिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है, फिर बाद में गिर क्यों रही है? ओके, टोटल यूटिलिटी तो सर बढ़नी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आपने एक बर्गर खाया, आपको 16 की सेटिस्फैक्शन मिली, 16 यूटिल्स, तो टोटल कितने हो गए? 16। आपने एक और बर्गर खाया,
उससे आपको 12 और सेटिस्फैक्शन मिली, पिछली बार से कम बट 12 और, तो टोटल हो गया 28। फिर आपने एक और बर्गर खाया, उससे आपको 8 और सेटिस्फैक्शन मिली, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 36। फिर आपने एक और बर्गर खाया 4 यूटिल्स, तो टोटल हो गई 40। अब आप ऑलरेडी 4 बर्गर खा चुके हो, जब आपने 5th बर्गर खाया कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, आपका पेट भर चुका था, आपका पेट भर चुका था, आपने जब 5th बर्गर खाया तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो क्या टोटल यूटिलिटी चेंज होगी? जब 5th यूनिट में आपको कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिली, तो टोटल यूटिलिटी इट इज अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या कुछ एडिशन होगी उसमें? अब आपने एक और बर्गर खाया, उससे आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव यूटिलिटी मिली, डिसयूटिलिटी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? डिसयूटिलिटी। तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी एक लेवल पहुंच गया था, वो बढ़ेगा, सेम रहेगा, या गिरना शुरू हो जाएगा? गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी कंपनी की 6 ब्रांचेस हैं, एक कंपनी का प्रॉफिट 16 करोड़ है, मैं कह रहा हूं पूरे ग्रुप का बताओ, कह रहे एक ही है ब्रांच तो 16। फिर एक और ब्रांच खोली, उसका प्रॉफिट था 12 करोड़, तीसरी का था 8 करोड़, 4 करोड़, तो प्रॉफिट बढ़ता गया। अगर 5वीं ब्रांच का प्रॉफिट 0 है, तो क्या टोटल प्रॉफिट फर्म का बढ़ेगा? नहीं। लेकिन एक और ब्रांच है जिसमें लॉसेस चल रहे हैं, तो उस फर्म की वजह से क्या टोटल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, सेम रहेंगे, या गिर जाएंगे? तो जब कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो टोटल तो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया? मैक्सिमम यूटिलिटी, ठीक है ना, मैक्सिमम यूटिलिटी। और ये क्या हो गया? डिस यूटिलिटी। शेड्यूल क्लियर है? पैटर्न क्लियर है? ठीक है, अब इसके बेसिस पे बनेगा ग्राफ, ध्यान से देखना। प्लॉटिंग आप कर लेना एग्जैक्ट, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना? आप प्लीज प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बहुत ध्यान रखना, प्लॉटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। क्या शो कर रहे हैं अभी? सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा हूं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन। वाई एक्सेस पे क्या शो कर रहा हूं? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी हो सकती है। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहा हूं? यूनिट्स ऑफ, क्या थे? बर्गर्स, यूनिट्स ऑफ बर्गर्स। तो ध्यान से देखना बेटा, कैसी शेप आएगी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की शेप ऐसी होगी, ठीक है? आप प्रॉपर प्लॉटिंग करेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है? किस पे था? 6 पे था ना नेगेटिव, ओके। तो ध्यान से देखना, 1 2 3 6 पे नेगेटिव था, 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ पॉइंट पे क्या हाईलाइट करना है? MU इज 0। तो नेगेटिव भी चला गया, नेगेटिव जाना मतलब डिसयूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की शेप बड़ी सिंपल सी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट ध्यान क्या रखना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है, सारी वैल्यूज कवर कर लेना। मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ क्लियर है? बिल्कुल, कोई भी डाउट?
कोई भी डाउट? नो सर। ओके, तो अगर सिर्फ आएगा लॉ ऑफ डीएमयू, उसमें यही ग्राफ सफिशिएंट होता है। बट कभी कभी आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू। तो ध्यान से देखना, रिलेशनशिप बिटवीन MU and TU, marginal utility and total utility. पहला पॉइंट, when marginal utility is falling, when marginal utility is falling but is positive, गिर तो रही है but positive है, TU increases but at a diminishing rate. TU increases but at a diminishing rate. When marginal utility is falling but is positive, ध्यान से देखना क्या बोला मैं, स्क्रीन विजिबल है, शेड्यूल ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। कह मतलब टोटल यूटिलिटी 0 से 16 हुई, बढ़ी, कितने से बढ़ी? 16 से। फिर 16 से 28 हुई, बढ़ी, कितने से? 12 से। फिर 28 से 36 हुई, बढ़ी, कितने से? 8 से। तो हर बारी जो रेट ऑफ इंक्रीज है, रेट ऑफ इंक्रीज वो बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो तो मार्जिनल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। तो TU इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। इस लाइन का मतलब समझ आ गया? यस और नो? TU तो बढ़ रहा है बट जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो गिरता जा रहा है बिकॉज ऑफ फॉलिंग DMU। तो ये पहला पॉइंट है रिलेशनशिप का। When MU is falling but is positive, TU increases but at a diminishing rate. When marginal utility is 0, TU is maximum. When marginal utility is 0, TU is maximum. ये पॉइंट भी प्रूव करके दिखा देते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो TU मैक्सिमम है। सर TU तो पहले ही 40 था, बट लेकिन उसके बाद आपने और कंज्यूम करा ना, तो फिर वही स्टेबल रहा ना। तो लिखते ऐसे कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, TU रीचेस इट्स मैक्सिमम। सेकंड पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट, when MU is negative, when MU is negative, total utility falls. When MU is negative, total utility falls. कोई भी डाउट? सिंपल। तो अभी समझ आया कि जब भी आप शेड्यूल इमेजिनरी, कुछ भी इमेजिनरी शेड्यूल अपने आप ही बनाएं तो तीन चीजों का ध्यान रखें, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, तभी आप रिलेशनशिप प्रूव कर पाएंगे। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? नंबर 1, 3 पॉइंट्स हैं, याद रहेंगे। नंबर 1, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। When marginal utility is 0, total utility is at its maximum. When marginal utility is falling, when marginal utility is negative, total utility starts falling. Clear है? Now इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना। पेज को दो हाफ में डिवाइड करेंगे, पेज को दो हाफ में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ, लोअर हाफ। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU with the help of a graph, graphical presentation of the relationship. ऊपर बनेगा TU, तो TU में तो नेगेटिव क्वाड्रेंट है नहीं। नीचे बनेगा MU, तो नीचे नेगेटिव क्वाड्रेंट भी है।
आप एक सिंगल ग्राफ में भी बना के दिखा सकते हैं, दो अलग अलग बना के भी दिखा सकते हैं। नीट रहता है, नीटर रहता है अगर हम दो अलग अलग ग्राफ्स बनाएं। मतलब मैं एक सिंगल ग्राफ में भी बना के दिखा सकता हूँ, दोनों चीजें दिखाऊंगा अभी, बट बेटर रहता है कि हम दो अलग अलग ग्राफ्स बनाएं। जैसे मैंने बोला कि अपर हाफ ऑफ द पेज, लोअर हाफ ऑफ द पेज, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन। सबसे पहले ये तीन चीजें हाईलाइट कर देनी चाहिए। लोअर हाफ में हम क्या शो कर रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स। वाई में क्या शो कर रहे हैं? टोटल यूटिलिटी अगेन इन यूटिल्स। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? यूनिट्स ऑफ बर्गर्स, यूनिट्स ऑफ बर्गर्स। तो बताओ बेटा, एमयू की शेप कैसी होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि जो हमने एग्जांपल यूज किया उसमें कांस्टेंट रेट पे फॉल कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तब होती है जब रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। तो 4 4 4 4 4 कांस्टेंट था। अभी समझ आया कि मैंने कांस्टेंट क्यों लिया? स्ट्रेट लाइन दिखाने के लिए। बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि कांस्टेंट रेट पे ही मार्जिनल यूटिलिटी गिरे। क्लियर? वो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इमेजिनरी वैल्यूज ली। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ध्यान क्या देना है? जीरो भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, 3 पॉइंट्स कवर हो गए। अब ध्यान से देखना बेटा, ये यूनिट्स है ना, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी है। तो जितनी यूनिट्स पे, चलो पहला पॉइंट, व्हेन ये क्या है? ये है मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से देखना बेटा ग्राफ बन कैसे रहा है। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको आप क्या लिख देंगे? mu x। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ यूनिट पे जीरो था, तो ये जो फिफ्थ यूनिट पे जीरो था, when marginal utility is zero, tu will be maximum, yes or no? जीरो लेवल पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो लेवल, जीरो इन द सेंस कि जब जीरो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जब जीरो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? बिल्कुल सही जवाब। जब कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो टोटल यूटिलिटी जीरो होगी। टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। ओके, जब पहली यूनिट कंज्यूम करना शुरू करोगे तभी तो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट होगी। जब पहली यूनिट कंज्यूम करना शुरू करोगे तभी तो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट होगी। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे अलग करने का पर्पस क्या होता है? एक्स और वाई, और मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज क्या थी? मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज थी 16 12 8 4। ठीक है, टोटल यूटिलिटी 16 28 36 40 तक जा रहा है। तो जब आप वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो तो 40 तक अगर आपको कवर करना है, जिसमें आपको 2 4 एक्स्ट्रा ही लेने पड़ते हैं, और 16 भी करना है, तो 16 वाले बड़े छोटे छोटे हो जाएंगे ना, तो आपका ग्राफ बहुत मतलब बहुत छोटा सा बनेगा कि मार्जिनलिटी की आपने स्कोप कम छोड़ा ना। अगर आपको 40 लेवल तक जाना है तो क्या ले लोगे? ज्यादा से ज्यादा 4 की वैल्यू ले लोगे, एक बॉक्स 4 हो गया, तो भी 10 चाहिए लाइंस आपको, तब जाके 40 तक पहुंचोगे। और इसमें तो फिर 4 लाइनों में एमयू तो पूरा लिपट गया, तो बहुत स्क्वीज हो जाएगा एमयू। यस और नो? इसीलिए अलग बनाना बेटर रहता है। तो जब आप अलग बना रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप स्केल क्या लो। स्केल इन द सेंस कि यहाँ पे 1 लाइन इज 2 यूटिल्स, तो 2 4 6 8 16 तक ले जाओगे तो नीट लगेगा, या 4 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि, और ऊपर आपको 40 चाहिए तो आप उसको 10 ले लो, 10 20 30 40, या 5 ले लो या 8 ले लो। ठीक है ना? 40 के लिए 5 काफी है, 5 से कम मतलब 4 की जरूरत नहीं है,
5 काफी की 8 लाइंस, मतलब आपको देखना आपके पास स्पेस कितनी है, जितना बड़ा होगा उतना नीट होगा, जितना आपका ग्राफ स्ट्रेच्ड आउट होगा उतना नीट होगा, आपके पॉइंट्स दिखेंगे, जितनी कम स्पेस होगी उतना अनटाइडी होगा, आपका पॉइंट प्रूव करना आपके लिए उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। पॉइंट क्या प्रूव करना है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब ध्यान से देखना टोटल यूटिलिटी कैसा होता है। टोटल यूटिलिटी बढ़ा बट एट अ मतलब एक होता है इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट मतलब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक होता है कि कर्व ऊपर जाके कांस्टेंट सा हो गया। इंक्रीजिंग रेट पता है कैसा होता है, इंक्रीजिंग रेट ऐसा होता है कि बहुत फास्ट पेस पे बढ़ा, जैसे कोविड की सेकंड वेव ग्राफ देखते हैं तो इंक्रीजिंग एट अ फास्ट रेट, एक होता है कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऐसा होता है, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट ऐसा, ये इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट। ये है ना टोटल यूटिलिटी कि जब एक पे इतना, तो ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है दिख रहा है डिमिनिशिंग है, समझ आ रहा है, मेरे को कुछ और बोलने की जरूरत है? ठीक है, तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, TU increases but at a diminishing rate. When marginal utility is zero, MU is zero, TU is maximum, TU is maximum. When marginal utility starts falling, or when marginal utility is negative, TU starts falling. कोई डाउट? समझ आ गई शेप सिंपल सी। मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग, जीरो भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, TU इनिशियली इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, मैक्सिमम पे कब जाएगा, व्हेन MU इज जीरो, व्हेन MU इज नेगेटिव, TU स्टार्ट्स फॉलिंग। कोई भी डाउट? क्लियर? ये रिलेशनशिप बिटवीन TU MU याद रहनी चाहिए हमेशा। लॉ तो बड़ा सिंपल सा था, ग्राफ भी बहुत सिंपल से हैं, मजेदार हैं, तभी तो माइक्रो इंटरेस्टिंग क्यों है, मतलब माइक्रो में एक्चुअली मैं आपके किसी काम आ पाऊंगा कि ये ग्राफ्स ऐसी चीज होती है कि अगर ढंग से समझ आ जाए तो बहुत इजी है, नहीं समझ आए तो इम्पॉसिबल है। ऑब्वियस सी बात नहीं है कि अगर आपको समझ ही नहीं आया तो आप क्या करोगे, आप अगर दिखाता हूं मैं कि क्या एरर्स हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सही तो था, यानी टीचर खुंदक में है मेरे से इसलिए मुझे नंबर नहीं दी, सबको ऐसा लगता है। जैसे मैं बताता हूँ क्या क्या एरर कर देते हैं और उनको लगता है कि सब कुछ तो सही था। अब मैं क्या इनको रोज गुड मॉर्निंग बोलूं? ध्यान से देखो, टू रेड्स क्या इसमें कोई एरर है? पर्ल, क्या इसमें कोई एरर है? पहला एरर माइनस कोऑर्डिनेट, या कुछ माइनस कोऑर्डिनेट है? नहीं है। प्लॉटिंग है? नहीं है। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है? नहीं। ये तो बेसिक एरर्स हैं, आधे मार्क्स तो आप यहीं खो चुके हो कि अगर आपने एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ये सब नहीं लिखा ना, 50% मार्क्स गॉन, रॉन्ग इंप्रेशन हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। दूसरा बेटा ये है, जब MU जीरो है, तो जब MU जीरो है तो क्या मैक्सिमम पॉइंट मैच कर रहा है? थोड़ा सा राइट पे है ना, ये तो गिरना शुरू हो गया यहाँ, तो मैक्सिमम पॉइंट इतना प्रिसाइज होना चाहिए आपका कि सर ऑलमोस्ट सेम ही तो लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम और सेम में फर्क होता है, यहाँ ये होता पॉइंट आपका, ठीक है ना। आपका इससे पहले
अगर आप इसको ध्यान से देखें, इससे पहले थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया, यस और नो? तो कैसे हम प्रिसाइज करें सर? आप पहले बनाओ सिर्फ एमयू, एमयू से स्ट्रेट लाइन बनाओ, जहां पे वो लाइन जा रही है, जो टीयू का मैक्सिमम पॉइंट है वहां टच करना चाहिए। पहले आप लाइन खींच दो ना, तो आपको लाइन दिख गई कि हाँ ये लाइन है जहां पे टीयू का मैक्सिमम टच करना चाहिए, इस लाइन के बाद टीयू गिरता हुआ दिखना चाहिए। बात समझ आई? और यहां पे आपको बताना पड़ेगा mu इज 0, यहां बताना पड़ेगा tu इज मैक्सिमम, इसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं। बस करो, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, इसके बाद सिर्फ नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्लियर? बस बहुत हो गई, पीएचडी हो गई हमारी लॉ ऑफ डीएमयू पे, बट फायदा आपको बहुत होगा अगर रिलेट करके करोगे तो चलो अब वो क्या हमें बताना चाहते हैं एक बार उनकी भी सुन लेते हैं, ध्यान से देखना। सारी रेपिटेशंस बट और स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपका कॉन्सेप्ट। assumptions तक सारा हो गया था। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। शेड्यूल है, आइसक्रीम खिला रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 20, हाँ मैंने कहा ये की हो गया। दिस इज टीयू, कलर चेंजेस टू रेड ड्यू टू विजिबिलिटी इश्यूज। तो अब जैसे मैंने बताया कि एकदम से ओए ये क्या हो गया, ऐसे आपको रिएक्शन आना चाहिए, तो उल्टी बात कर रहे हैं। तो कब पता चलेगा कि आपको उल्टी बात कर, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सर ये तो एमयू बढ़ रहा है, उसी टाइम रुक जाना चाहिए। आगे जाके रुको तो मतलब आपको, आप बस पढ़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला क्या गलती हो गई। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको आप ग्राफ्स के शेप्स के साथ रिलेट करना शुरू करोगे ना, तो जैसे कोई गलत ग्राफ बनेगा तब वो जाएगा यार मैंने कोई गलती कर दी है, शायद मैंने कोई वैल्यू गलत ले ली होगी, कुछ भी एरर हो सकता है ना, कि 16 को गलती से आपने 26 लिख दिया तो पूरी शेप हिल जाएगी। यस और नो? तो ये था टीयू, ये था एमयू। तो टीयू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एमयू 20 16 10 4 0, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ सैटिटी। एग्जाम में बहुत बार आता है, 1 मार्कर भी आ सकता है कुछ भी, और आपके बड़े आंसर के तो पार्ट है ही है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सैटिटी? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 एंड द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। It is also known as the point of saturation. In the diagram, units of ice cream are shown on the units of the commodity x-axis, ये सब लिखना है, and marginal utility along the y-axis. Marginal utility from each successive ice cream is represented by A, B, C, D, E. It goes on A, B, C, D, E. As seen, the rectangles showing each level of satisfaction become smaller and smaller. मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। With an increase in consumption of ice creams, marginal utility falls from 20 to 16, then to 10 when consumption is increased. तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है, ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। पहले में इतनी थी, दूसरे में बढ़ गई या कम हुई? गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। अब ये क्या है? नेगेटिव यूटिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ऑल्सो नोन एज डिस यूटिलिटी। कोई भी डाउट? ठीक है। When mu, fifth ice cream, no utility, mu is 0, this is known as the point of satiety. Point of satiety also known as the point of saturation, but आपकी मतलब technical word is point of satiety. When sixth ice cream is consumed, marginal utility becomes negative. Marginal utility curve slopes downwards, showing marginal utility of successive unit is falling. तो जब law of DMU explain कर रहे हो, कहीं TU का मेंशन हुआ, कहीं टोटल यूटिलिटी का कोई भी मेंशन हुआ, बी केयरफुल, नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि लॉ ऑफ डीएमयू इट टॉक्स अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी ओनली, बट मार्जिनल यूटिलिटी के बिहेवियर पे ही तो डिपेंड करता है टोटल यूटिलिटी की वैल्यूज और उसकी शेप। सो आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? यस, डेफिनेटली। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. When marginal utility is 0, total utility is maximum.
When marginal utility is negative, total utility starts falling. अब मैंने बताया कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं. नॉर्मल ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है कि पहले मतलब बढ़ता जाएगा एंड में जाके कांस्टेंट हो जाएगा और फिर गिरना भी शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी. some exceptions marginal utility may increase initially. exceptional scenarios में ऐसा हो सकता है बट लॉ ऑफ डीएमयू कहता है नहीं, मेरी assumptions अगर सारी अप्लाई होंगी तो ऐसा नहीं होगा. In certain situations mu may increase. For example, a thirsty person may be more satisfied with the second glass of water as compared to first. आप एकदम मैच खेल के आए हो, कट कट घट, हाँ अब ठीक है. तो आपसे अगर पूछेंगे कि पहले में मजा आएगा दूसरे में, कह रहा पहले तो पता ही नहीं चला. ऐसा होता है कभी कभी. तो वो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो हो गया ना, वो तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई. वरना नॉर्मली एक ग्लास में सेटल हो जाता है बंदा, पीता है दूसरा, बट पहले में नॉर्मली ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है. तो वो ये बता रहे कि एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड यूनिट है, कोई बहुत मतलब किसी ने एक हफ्ते से नहीं खाया, आपका फास्ट था और बन गई पूड़ी, तो ऐसा होता है कि पूड़ी खाई जल्दी, मम्मी क्या कर रहे हो, मैं मतलब, तो पहली पूड़ी से ज्यादा मजा दूसरी में भी आ सकता है. तो वो सब एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, वो कोई क्या रोज की बात है, नॉर्मल सिनेरियो है, वो नॉर्मल सिनेरियोज ही नहीं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, बट इकोनॉमिस्ट नॉर्मली अज्यूम दैट mu continuously falls. तो नॉर्मल सिनेरियो में mu continuously falls. वो तो उसको तो काउंट ही नहीं करते ना, वो कमोडिटी, मतलब उसको नॉर्मल गुड एंड सर्विसेज की कैटेगरी में ही नहीं डालते. हम स्टडी कर रहे हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हीं पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ डीएमयू. नो इंडिकेशन, आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे रितिका. नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल. कह रहे ना ना ना, लॉ में हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कांस्टेंट रेट पे गिरेगा, किसी भी रेट पे गिर सकता है. Law of DMU says nothing about the rate of decline of MU. It does not specify whether MU falls at a slow or fast rate or whether it declines at a uniform or variable rate. तो हमने यूनिफॉर्म रेट क्यों लिया फॉल का? कन्वीनियंस, फॉर आर कन्वीनियंस, कि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाए, प्यार से लॉ को प्रूफ कर दो. बट लॉ ने ऐसा नहीं बताया कि रेट ऑफ डिक्रीज क्या होगा. कह रहा है एकदम से 20 से 10 पे भी आ सकते हो, फिर 6, फिर 0, फिर -15, कुछ भी हो सकता है. हर इंसान का ही अलग होगा. और ऐसा भी हो सकता है कि 20, 19, 18, कुछ भी. कह रहे रेट के बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं. क्लियर? Synonyms of law of DMU. Law of DMU is also known as fundamental law of satisfaction, fundamental psychological law. Different names पता होने चाहिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब कि सर एग्जाम में पता नहीं क्या आ गया, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ आ गया, 6 मार्क, पता ही नहीं था क्या है, दूसरी बुक में होगा ये. तो ये कुछ नाम पता होने चाहिए जो हमें ऐसी सिचुएशन से बचाएंगे. ये भी हम कर चुके हैं. टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज. तो अभी शेप समझ आई आपकी? ऐसे एरर नहीं करने आपने, ठीक है ना. विजिबली दिख रहा है कि इसके बाद ये गिरनी शुरू हो गई है, यस और नो? है कि नहीं इनका एरर? इज इट अ परफेक्ट डायग्राम? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट डायग्राम. आप सिंपल, मतलब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे रुक जाओ और इसको ऐसे नीचे गिरता हुआ दिखाओ. समझ आ रही है बात? ठीक है, इतना पॉइंटेड नहीं, बट उसको थोड़ा सा कर्वेशियस, बट इंश्योर कि मैक्सिमम पॉइंट लगे. ठीक है ना. अब ये संदीप गर्ग की इमेज है, बट जस्ट बी केयरफुल. ओके, समझ आई बात? मैक्सिमम पॉइंट लगना चाहिए, उसमें कोई विजिबली एरर नहीं लगना चाहिए. अगर परफेक्ट ग्राफ बनाना है, परफेक्ट ग्राफ बनते हैं ना, तो टीचर ऊपर से ही पूरे नंबर दे देता है, क्या इसको पता है कि क्या हो रहा है. तो ग्राफ आपके पास एक टूल है टीचर पे इंप्रेशन क्रिएट करने का कि हाँ मैम मुझे पूरे नंबर चाहिए, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ. बात समझ आ रही है? क्योंकि अभी तो कोई पेपर चेक कर रहा हो, बट इवेंचुअली अगर बोर्ड्स हुए तो बोर्ड्स में
तो न्यूट्रल होता ना, वो तो जानता ही नहीं कौन है याशिका, कौन है पर्ल, कौन है अक्षता। तो कैसे इंप्रेशन क्रिएट करें? आप टीचर हो, कोई अच्छा बच्चा होता है तो ज्यादा नंबर मिल जाते हैं उनको, कोई नालायक होता है तो वो बेचारा जितनी मर्जी मेहनत कर ले उसकी स्ट्रिक्ट चेकिंग ही होती है, क्योंकि एक इंप्रेशन उनके माइंड में आ चुका है कि इसने अगर सही करा तो चीटिंग करी होगी। बात समझ आ रही है? ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है जो कि सही नहीं होता हर बारी, बट हो जाता है। बट हमें ऐसे टूल से ही न्यूट्रल लोगों को हम प्रूव कर सकते हैं कि हमने पूरे साल मेहनत करी है, तो अगर छोटा मोटा एरर हो भी जाए ना वो इग्नोर कर देते हैं। बच्चा पढ़ने वाला हो तो पेरेंट्स उसकी काफी चीजें इग्नोर कर देते हैं, और बच्चा नालायक हो तो वो उसकी अच्छी चीजें इग्नोर कर देते हैं, उनको सिर्फ गलतियां ही दिखती हैं। तो वो इंप्रेशन कैसे चेंज किया जा सकता है? अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। तो ग्राफ आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है प्रेजेंटेशन को परफेक्ट रखने के लिए। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली मैटर्स, बट ये आई कैचर होते हैं, इनको यूज करना चाहिए। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है एमयू से। सारी एक्सप्लेनेशन है आपके पास, सारा लॉजिक के साथ। अभी आप ग्राफ बनाएंगे। डिसयूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ सैटिस्फैक्शन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ टू मच ऑफ अ थिंग। डिसयूटिलिटी नेगेटिव यूटिलिटी को बोला जाता है। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी लीड्स टू डिसयूटिलिटी। इट्स द सेम थिंग, जो उस रीजन में नेगेटिव है वो डिसयूटिलिटी ही है। रिलेशनशिप, चलो एक्सप्लोर मोर अबाउट मार्जिनल। पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, तीन चीजों का ही ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्कोरिंग। अब तो मतलब आप आंख बंद करके बोलते हैं रिलेशनशिप, सर एमयू जब पॉजिटिव है, गिर तो रही है, तो टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाएगा। सिंपल, कोई भी डाउट? नंबर वन, TU increases with an increase in consumption of a commodity as long as MU is positive. In this phase, TU increases but at a diminishing rate. तो अगर हमने इतनी बातें ना करी होती तो ये लाइन समझ नहीं आ सकती कि क्या कहना चाहते हैं कि TU increases at a diminishing rate. The rate of increase keeps on diminishing because of falling marginal utility. Second, when TU reaches its maximum, MU becomes zero. When fifth unit is consumed, this is known as the point of satiety. TU curve stops rising at this stage. When consumption is increased beyond the point of satiety, TU starts falling as MU becomes negative. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है, आप प्लीज एग्जैक्ट रिलेशनशिप यहां से कॉपी करेंगे वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ये मैंने इमेजेस अभी डाल दूंगा उसमें, बट वही ग्राफ एक प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ और एक फ्री हैंड से भी आपको बनाना आना चाहिए। अगर आएगा ना एग्जाम में, बस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TU MU, आपको पॉइंट वाइज शेड्यूल बना के प्लॉट नहीं करना होता, आपको फ्री हैंड से ग्राफ बनाना होता है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। ये वाला स्क्रीन विजिबल है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TU MU, कुछ नहीं मेंशन, तो कहानी तो लिखेंगे लिखेंगे, वो जो पॉइंट 3 पॉइंट्स हैं ग्राफ बना देना। शेड्यूल बनाना जरूरी नहीं होगा जब तक वो बोले ना विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल। ठीक है ना, शेड्यूल आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। लॉ ऑफ DMU आता है तो लॉ ऑफ DMU में शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल भी बनेगा और मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ भी बनेगा विद प्रॉपर। जब आप शेड्यूल के बेसिस पे ग्राफ बना रहे हैं तो प्रॉपर प्लॉटिंग होगी। जहां शेड्यूल यूज नहीं हो रहा वहां आप बिना प्लॉटिंग के ग्राफ, प्लॉटिंग का मतलब होता है जैसे यहाँ पे वैल्यूज असाइन करने की जरूरत नहीं है कि 16, 18, 20, 40, नो, बट यहाँ पे बस वैल्यूज असाइन कर देना 1, 2, 3, 4, 5। ओके, कोई डाउट? क्लियर? चलो बेटा, अब आपकी बारी। अब आराम से नीटली कॉपी करेंगे, रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। कोई भी डाउट आएगा पूछेंगे।